सब्जेक्ट है, ये चैप्टर 6 एंड 7 इस, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर 6 7, इजी है लेकिन हर जगह पर यूज होता है। इवन गेट गेट में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, गेट ऑल इंडिया गेट में, और बाकी बहुत जगह पर यूज होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 6.4, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं और बाकी सारा फिर एक्सरसाइज पूरा टोटल कवर करेंगे। टोटल मतलब तब भी टोटल नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक हम लोग कर पाएंगे, आज उतना ही पढ़ सकेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज सेक्शन 6.4, अच्छा दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस। हाँ, अच्छा। तो सेक्शन 6.4 में क्या क्या पढ़े थे अभी तक, क्या पढ़े हैं? जस्ट लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी पढ़े हैं, और तुम लोग जानते हो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कब होता है, और उसका सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, लिखना नहीं कोई, मैं तो भेज दूंगा फिर लिखोगे। अच्छा, तो लीनियरली थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे पहचानोगे कि ये साथ इतना वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इतने वेक्टर्स डिपेंडेंट है, कैसे पहचानोगे? तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इसका क्या टेक्निक बताया था? दो टेक्निक, एक तो है सपोज टेक्निक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 लिख सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या कर रहे थे कि सपोज सपोज एन वेक्टर है, C1 A1 वेक्टर प्लस C2 A2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Cn An वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर लेके अगर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे कुछ कैलकुलेशन होगा एक लास्ट में, अगर सारा C1 मतलब सारा सी सब जितने कांस्टेंट है, C1 भी 0, C2 भी 0, C3 भी 0, सब 0 अप टू Cn सारा 0 मिल गया, देन क्या है, हम लोग क्या कंक्लूजन लेंगे? द वेक्टर्स आर टोटल A1 टू लेके A1 वेक्टर टू An वेक्टर, ये सब क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, याद भी हो जाएगा। सेक्शन 6.4 में क्या पढ़े थे कि ये एक तरीका बताया था, लेकिन इस ये तरीका से ये भी वर्किंग रूल भी है और डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन, लेकिन ये वर्किंग रूल से करने में हम लोग को बहुत थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और गलत होने का चांसेस भी रहता है। ठीक है, तो और एक ट्रिक था, लीनियरली डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा? लीनियरली डिपेंडेंट के लिए इफ सपोज सी आई में से कोई भी सी, एक दो सी वाई, इफ एटलीस्ट one CI not equal to 0 such that their linear combination C1 A1 vector C2 A2 vector plus Cn An वेक्टर 0 वेक्टर हो गया, माने एटलीस्ट एक CI 0 नहीं है तब भी ये 0 हो गया, then they are linearly dependent, then the vectors are linearly dependent बताया था। ये डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन
कैसे सी आई सब ढूंढोगे जो जीरो होगा और सी आई जीरो नहीं है, खुद जीरो नहीं है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर होगा, ये डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है, जानना। तो ये दोनों डेफिनेशन है और ये भी एक प्रकार का वर्किंग रूल बोल सकते हो, डेफिनेशन ही बोल सकते हो। लेकिन ट्रिक टू, ट्रिक टू जो बताया ये पावरफुल टेक्निक। तो कोई भी चीज कैलकुलेशन करते वक्त लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का आधार लेंगे। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, एक वेक्टर, थोड़ा सा रिवाइज करो ना, तो क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे। तो और जिसका कि फर्स्ट रो में हम लोग किसको देते थे, A1 वेक्टर, सेकेंड रो में किसको लिखते थे, A2 वेक्टर को। ऐसे करते करते सारा वेक्टर को हम लोग लिखते थे, ठीक है। लिखने के बाद ये मैट्रिक्स जो बनता था, ये मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम लोग बनाते थे। ये मैट्रिक्स को क्या करते थे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाते थे। माने सपोज, सपोज एक एग्जांपल दो, ऐसे एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम लोग बनाते थे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनने के बाद, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनने के बाद हम लोग क्या करते थे, कंक्लूजन लेते थे। क्या बताया था टेक्निक, अगर इफ देयर इज ए जीरो रो इन दिस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में एक भी जीरो रो दिखाई दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कंक्लूजन लेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, इसको उड़ा देते हैं तो हम लोग यही बोलोगे, यहाँ सिर्फ लिख दे रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ये क्या मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम लोग बोलते थे। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ देयर इज ए जीरो रो, इफ देयर इज ए जीरो रो, एक तो जीरो रो कम से कम अगर दिखाई दिया, देन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, सारा वेक्टर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। एंड इफ नो जीरो रो फाउंड, नो जीरो रो, नो जीरो रो फाउंड, कहाँ, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। तो लास्ट में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला, उसमें अगर एक भी जीरो रो नहीं है, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये था टोटल अभी तक 6.4 में जितना हम लोग पढ़े थे, इतना था कंक्लूजन। जस्ट रिवीजन कर दिया है। तो इसको भी मिटा नहीं रहा हूँ, तुम लोग इसको भी रखो नोट में, ये शॉर्टकट रिवीजन हो जाता है। सबको समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो if there is a zero row, then linearly dependent. If no zero row found, then linearly independent. देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान जाओ, और होमवर्क जिस दिन का उस दिन पढ़ो, गारंटी। देखना सप्ताह अपग्रेड हो जाएगा। मैं तुम लोग को हमेशा बताता हूँ कि एक बार सारे सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट वो माने पूरा मान गए, माने जिस दिन का होमवर्क देता था उसी दिन ही दिखाते थे। और कम कम ही, वैसे तुम लोग जानते हो तुम लोग कि मैं कम कम देता हूँ, बोल ही देता हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 17 सपोज लिखा है, तो उसमें से कुछ करो, कम से कम कुछ करो, दो चार करो कम से कम। टाइम नहीं मिल रहा है, जिसको टाइम ज्यादा मिल रहा है या जिसका स्पीड ज्यादा है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो थोड़ा स्लो है या कम मैथमेटिक्स उसका थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो कम तो करो लेकिन करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 दिया तो कम से कम 5 4 5 तो करो, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन का उस दिन करो, और देखो वो ग्रेड कैसे नहीं होता है, सबका अपग्रेड हो जाएगा। 2 आउट ऑफ 2, 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे सब, ठीक है। तो देखो एक बार, इस बार सेकेंड सेमेस्टर में सबका अपग्रेड होगा, देखो गारंटी में बोल रहा हूँ, 100%, ठीक है। होगा कि नहीं, सब बोलो। होगा सर। हाँ, तो चलो, तो इस बार सेकेंड ईयर को पूछना कैसे मैथ में किए हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे किए हैं, एक्सेलेंट ओ ग्रेड ऐसे आया है। सेकेंड ईयर में 60 स्टूडेंट्स है, तो सारे सबका मैथ था, बहुत सारे अच्छा रिजल्ट किए हैं सब। जिसका पूछो 9.58, 9.7 ऐसे, 9 से एबव पाए हैं सब। और मैथ में एक्सीलेंट ए ई ओ ऐसे ग्रेड सब लाए हैं मैथ में सभी।
तो ठीक है, तुम लोग का भी इस बार अच्छा होगा। इस बार सेकंड सेमेस्टर में देखना सबका ओ ग्रेड मैं देखूंगा, देखना चाहता हूँ, गारंटी होगा। देखो अच्छा, कुछ नोट्स मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, पावरफुल नोट। तो एक जगह पर ये सब किताबों में सब बहुत सारी किताबों का एक कलेक्शन मैं एक एक जगह पर लिख देता हूँ कि तुम लोग का बिना करके भी कुछ क्वेश्चन है, देख के तुम लोग इवन गेट में, ऑल इंडिया गेट में भी जो क्वेश्चन आता है वो भी एमसीक्यू ही होता है। तो जहाँ एमसीक्यू होता है ना, वो स्टूडेंट सब ज्यादा चालाक होते हैं जो बिना कैलकुलेशन किए हुए फटाक से टिक लगा देते हैं। तो कब संभव है? जब तुमको सारा चीज याद होगा, क्या क्या जो ट्रिक सब याद होगा। और नोट सब, नोट के अंदर जो सब टीचर लोग नोट लिखाते हैं, नोट के अंदर भी एक नोट होता है, उसी नोट सब फॉलो देखो। अच्छा, तो अभी क्या मैं रखने जा रहा हूँ, नोट। नोट के अंदर नोट या प्रॉपर्टी, नोट के अंदर नोट या प्रॉपर्टी जैसे सब, ठीक है। हाँ, तो लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक तो बता दिया कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में जीरो रो अगर दिखाई दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट, जीरो रो नहीं दिखाई दिया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो तो एक टेक्निक भी है, जो भी बोलो तो एक मेथड है, हम लोग को जान चुके हो ऑलरेडी। जो नहीं जानते हो वो सब मैं बोल रहा हूँ। जैसे सपोज एक वेक्टर, इफ any vector, any any of the vectors, any of the vectors, जितने वेक्टर्स है 4 5 10 12 100, उसमें से कोई भी एक वेक्टर अगर, इफ एनी ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एट इन टर्म्स ऑफ, can be expressed in terms of, नहीं लिखेंगे, can be expressed as a linear combination of, as a linear combination of others, of the rest, of the others, then they are linearly dependent. They are linearly dependent. L dot D. ठीक है, मैं ये सब नोट जो लिख रहा हूँ उसका भी एग्जाम्पल अभी तुरंत दिखाऊंगा। जैसे कि नोट नंबर हुआ, मैंने नोट सब लिख देता हूँ, नहीं फटाफट में दिखा रहा हूँ, हर नोट के पास पास ही एग्जाम्पल दिखा दूंगा, दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है, सपोज ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर इक्वल टू, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 1 comma 2 and b vector equal to suppose 2 comma 4, check whether they are linearly dependent or independent। ये लिखा है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सपोज चेक डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट, चेक करो तो सॉल्यूशन देखो। तो ये जो नोट में लिखा, ये नोट के आधार पर इसको और उसको बड़ा भी किया जाता है, जैसे कि और थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट जैसे दिखाई दे, 1 2 3 कर देता हूँ और इसको 2 या 3 6 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, चेक करो बोला गया है। तो देखो हियर पूरा दिख रहा है कि बी वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू ए वेक्टर है कि नहीं, बोलो। बी वेक्टर इक्वल टू 3 इंटू ए, देखो 3 इंटू ए वेक्टर में रॉ हमें दिखा रहा हूँ, देखो साइड में रॉ कर रहा हूँ, रॉ। सो 3 इंटू ए वेक्टर अर्थात 3 इंटू 1 2 3 which is equal to 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9। तो ये देखो, ठीक है। तो 3a वेक्टर क्या हो गया, b वेक्टर के साथ इक्वल नहीं हो गया, 3a वेक्टर क्या हो गया, b वेक्टर के साथ इक्वल हो गया। तो ये दिख रहा है, हम लोग क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, b वेक्टर दिख रहा है। जस्ट a वेक्टर का पहला कंपोनेंट देखो, a वेक्टर का पहला कंपोनेंट है 1, b वेक्टर का पहला कंपोनेंट है 3,
तो कितना मल्टीपुल है, 3 मल्टीपुल है। तो तुम लोग मन में कर लेना, मन में बाकी सब का भी 3 मल्टीप्लाई करके देखना। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9। अरे ये तो आ गया, तो फटाक से लिख देना बी हियर बी वेक्टर। तो लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के द्वारा एक्सप्रेस कर लिया हम लोग, वही तो लिखा है नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 क्या लिखा है, कोई भी वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के द्वारा, दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा, लीनियर कॉम्बिनेशन तुम लोग जानते हो, तो दूसरे वेक्टर के द्वारा अगर एक्सप्रेस कर लिया तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, सो ए वेक्टर एंड ई वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, एल डॉट डी आंसर। माने एमसीक्यू ये अगर आता है तो बिना पेन एंड पेपर पकड़ के दोनों आराम से फटाक से लिख दोगे एक टेक्निक से, अगर ये नोट नंबर 1 पता है। और एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये नोट नंबर 1 को यूज करें, ठीक है। तो सपोज लेट्स से a वेक्टर इक्वल टू 1 2 5, b वेक्टर इक्वल टू 0 -1 4, and c vector equal to 1 1 9. So then check linearly dependent, or then check linearly dependent or linearly independent सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन बिना कैलकुलेशन हम लोग देख पा रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को अगर ऐड कर देते हैं तो सी वेक्टर आ रहा है। देखो 1 + 0, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करो, सभी देखो स्क्रीन देखो, यहाँ तक ठीक लग रहा है। देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो 1 + 0 1, 2 + -1 1, 5 + 4 is 9। क्लियरली दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ हियर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अर्थात सी वेक्टर को हम लोग एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एक्सप्रेस कर लिया हम लोग कोई भी वेक्टर में 10 को वेक्टर में हो, उसमें से कोई एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर, 10 को वेक्टर है सपोज, उसमें से एक कोई भी वेक्टर को अगर बाकी नोट हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा दिया तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो है ना, बिना कैलकुलेशन भी तुम लोग फटाक से ये इसके द्वारा कर सकते हो। तो नोट नंबर 2 लिखते हैं आगे, नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 यही लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फटाक से करने के लिए देखो एकदम क्विकली उसका टेक्निक है, ये मैं लिख रहा हूँ। ई वेक्टर्स, ई टू वेक्टर, ई वेक्टर्स each having n components, each having n components, माने सारे वेक्टर का कितना तो कंपोनेंट्स है, n कंपोनेंट। हर वेक्टर क्या है, n कंपोनेंट्स वाला वेक्टर। p vectors are linearly dependent if n is less than 3, if n is less than 3। ये बहुत पावरफुल नोट, इसको एग्जाम्पल से तुम लोग समझ जाओ तो ये याद हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी या नोट कभी रटना है, सिर्फ देखना उसका एग्जाम्पल सब, उसका एग्जाम्पल सब देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा, वो रटने की जरूरत। देखो एक एग्जाम्पल देखो इसका, सपोज देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पूरा एकदम, कोई तुम लोग फटाक से करो, एक सेकेंड में करो आंसर। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो सपोज 1, एक वेक्टर ले रहा हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू 1 2 लिख देगा, एंड बी वेक्टर इक्वल टू सपोज 3, 4, सी वेक्टर इक्वल टू कुछ भी लिखा 5, 7। और तुम लोगों को पूछेगा, ठीक है, तुमको पूछा जाएगा चेक करो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, चेक
लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन देखो, बिना कैलकुलेशन करके तुम लोग बता दोगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे? ये नोट तुमको काम करेगा। नोट क्या बोल रहा है, हर वेक्टर का कितना जो कंपोनेंट है, देखो सब कोई बोलो, ए वेक्टर में कितना कंपोनेंट है, कितना जो कंपोनेंट है ए वेक्टर में? सर 2 कंपोनेंट है। दो। बी वेक्टर में कितना टो है? दो दो। टो। सी वेक्टर में भी दो टो। तो दो। जब जब चेक करने के लिए बोलेगा, सारे वेक्टर्स में ना सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गारंटी रहेगा, ठीक है? तो गारंटी रहेगा। तो ए वेक्टर में दो कंपोनेंट, बी वेक्टर में दो कंपोनेंट, सी वेक्टर में दो कंपोनेंट। तो हियर हियर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, n इक्वल टू 2। n कितना तो वेक्टर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इज 3। तो n इज, ये p है, इसका मतलब स्मॉल p, ठीक है? तो n इज लेस देन p। हियर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना लिखोगे। एमसीक्यू में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने, सिर्फ तुमको पता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो दो है और वेक्टर कितना तो है, तीन जो वेक्टर है ना? वो जो क्या फिल्म था तुम्हारा, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का, शोले 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 में जो गब्बर सिंह पूछता है ना, कितने गोली थे, सरकार दो गोली, और कितने आदमी थे, तीन, क्या बोलते थे हम, तीन आदमी। फिर हंसता था, फिर एक दो गोली फिर उड़ा देता था, और समझ रहे हो ना? तो उसको याद करो, ये याद हो जाएगा। मैं हर चीज को याद करता हूँ ना, उसके साथ कुछ जोड़ देता हूँ, तो वो सीन जो ना जिंदगी भर याद रहता है। तो यहाँ देखो, दो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कम होगा और वेक्टर्स ज्यादा होंगे, ये सोचो। ये जो नोट नंबर 2 में जो इंग्लिश में लिखा है ना, उसको मत, वर्डिंग को मत करो। वर्डिंग के अंदर जो भाव है, जो समझाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको समझो, तो तुम ना लाइफ लॉन्ग याद होगा। वर्डिंग को जो रटता है, वो 10 दिन 15 दिन के अंदर वो भूल जाता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? कोई भी सेंटेंस का वर्डिंग में मत जाओ, उसको पढ़ो, लेकिन उसको समझो। समझ जाओगे तो वो परमानेंट मेमोरी में रह जाता है। तो ये नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर कंपोनेंट्स, हर वेक्टर में जितने कंपोनेंट्स है ना, वो कंपोनेंट सपोज कम है और वेक्टर ज्यादा है, तो गारंटी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है? अगर ये ऑफलाइन भी होता ना, तो लोग ये ऐसे लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ये जैसे मैं लिखा हूँ, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट बाय, बिकॉज हियर n इज 2, एंड नंबर ऑफ n क्या है, लिख देना, हियर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स p इक्वल टू 3। तो हियर n इज लेस देन p, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो तुरंत पहले तो लिख चुके हैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, और लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू होगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फटाक से देखोगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो तो है, हर वेक्टर है, एंड कितना जो वेक्टर है, तीन तो वेक्टर है, ज्यादा हो गया। जब वेक्टर ज्यादा होंगे ना, तब क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और एक डिफिकल्ट एग्जांपल देखो। देखो इतना तुमको माहिर कर दूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओ। 1 2, लेकिन थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट क्या करना है कि जिस दिन मैं जितना बोल रहा हूँ होमवर्क करो, करो, ठीक है? 10 12 को ओबीडियंट स्टूडेंट होने से मुझे अच्छा नहीं लगता। क्लास में सारे स्टूडेंट जब ओबीडियंट हो जाते हैं ना, तब मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? तो सारे ओबीडियंट हो जाओगे, मुझे पता है। इस बार ओबीडियंट हो जाओ, देखो ओ फॉर ओबीडियंट, ओ फॉर ओबीडियंट, मैं गारंटी होगा, गारंटी पहले से रिजल्ट आउट कर जाएगा। तो देखो फिर सपोज ए वेक्टर 4 को हटा देगा, तो सपोज ए वेक्टर में कौन है, 1 2 3, बी वेक्टर में कौन है, 2 3 5, सी वेक्टर में क्या है, -1 0 2, एंड डी वेक्टर में क्या है, डी वेक्टर में है 5 7 4। और बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा चेक करो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो क्या लिखेंगे बोलो, क्या होगा आंसर? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वेक्टर कितना टो लेगा, डिपेंडेंट। देखो ए बी सी डी, देखो वेक्टर कितना टो है, 4 टो, लेकिन हर वेक्टर में कितने कितने कंपोनेंट है, 3 टो कंपोनेंट है।
हर वेक्टर में तीन तीन कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कम है और वेक्टर ज्यादा है, तो तब लीनियरली डिपेंडेंट। क्या लिखोगे? दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। फटाफट एक सेकंड में तुम लोग बोल दोगे मेरे स्टूडेंट्स। सब एक एक सेकंड में, एक एक 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन का उस दिन होमवर्क करो, मेरा नोट को कम से कम पढ़ो, उसको मत रखो घर में, चुपचाप मत रखो उसको पढ़ो। ठीक है, ये नोट नंबर 2 था। नोट नंबर 2 सबको समझ में आ गया? इस सर। अच्छा, नोट नंबर 2 हो गया। रियली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का काम और क्या है? हाँ, और एक अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर रैंक पढ़ेंगे आज, फिर रैंक पढ़ेंगे। रैंक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो देखो, सब कुछ देखो। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 भी और सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो, नोट नंबर 3 भी तुमको बहुत सुंदर लगेगा। ये क्या बोल रहा है नोट नंबर 3? ये सब बुक, बहुत सारे बुक का कलेक्शन में लिख रहा हूँ एक जगह। तुम लोग को तो सारे बुक पढ़ने की टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना, तो मैं तो जानता हूँ सब कुछ, तो वो सबको एक जगह पर लिखना है, तुरंत हो जाएगा। देखो, सपोज बहुत सारे वेक्टर दिया गया है, उसमें से एक जीरो वेक्टर भी है। तो if there is a null vector, या zero vector जो भी बोलो, if there is a zero vector among the vectors, among the vectors मतलब जो क्वेश्चन में 10-12 को कितना तो वेक्टर दिया होगा डराने के लिए, उसमें से अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर दिया है ना, मौजूद है, तो लिखना देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। सिर्फ डराने के लिए तुमको लिखा होगा ए वेक्टर इज 1 2 3 4, बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर इक्वल टू ऐसे नहीं लिखेगा, कंपोनेंट में वो नहीं लिखेगा, वो कंफ्यूज कराएगा, तुमको कंफ्यूज कराएगा। सिर्फ लिख देगा 0 वेक्टर, ऐसे सिंबल दे देगा। सी वेक्टर इक्वल टू 2 3 4 5, देन चेक करो, चेक A, B, C are linearly dependent or linearly, तो फटाक से लिखना since there is a zero vector, since there is a zero, कुछ MCQ है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। since there is a zero vector, so they are linearly dependent, they are linearly dependent। फटाक से एक सेकंड, MCQ है तो थोड़ा देखते ही एक ग्लांस, आंखों में एक नजर आ गया क्वेश्चन में, मतलब जीरो देख लिया, मतलब फटाक से देखना उसमें जो ऑप्शन है उसमें लीनियरली डिपेंडेंट ऑप्शन कहाँ है, ठीक लगाना और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खत्म हो जाता है। अभी तो बुक का तो तुम लोग सब कर लिए हो, जो सब होमवर्क भेजे हो सब कर लिए हो। टोटल 8 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 6.4 से। ठीक है, तो वो हम लोग कर लिए हो, वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये सब कर लिए हो, तो ये होमवर्क इसके नोट क्यों दिया? ये नोट इसलिए दिया कि एमसीक्यू अगर आएगा तो तुम सारे एमसीक्यू कर लोगे। ऑल इंडिया गेट में जब एग्जाम दोगे तो भी ये तुम मेरा नोट तुमको हमेशा मदद करेगा। अभी चलते हैं रैंक के ऊपर। व्हाट इज रैंक? अभी हम लोग पढ़ेंगे रैंक, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक किसका होता है? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ही रैंक होता है। तो रैंक क्या चीज है? डेफिनेशन, डेफिनेशन इसका ना रैंक, रैंक का इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखते जाओ लिखो मत, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent, एल डॉट आई शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रोज या तो कॉलम। It is the maximum number of linearly independent rows or columns in a matrix.
ये क्या होता है? रैंक का मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन माने कितना को रो लीनियरली मैक्सिमम लीनियरली कितना को मैक्सिमम रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या तो कितना को मैक्सिमम कॉलम मैट्रिक्स में जितने कॉलम है या कितना तो रो है। सपोज एक मैट्रिक्स में 10 तो रो है, 10 तो रो में से कितना तो रो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि हर रो एक वेक्टर है, समझ सकते हो। तो इच रो को एक वेक्टर भी समझा जाता है, तुम लोग जानते हो। तो 10 तो रो है तो 10 को वेक्टर है, इसका मतलब। तो 10 में से कितना रो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वो नंबर को बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे नोटेशन होता है रैंक का? इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखा जाता है रैंक ऑफ ए, या तो ऐसे लिखा जाता है रो ऑफ ए। रो का मतलब डेंसिटी तो हम लोग लेते हैं ऐसे, लेकिन कुछ बुक्स में रो ऑफ ए लिखा जाता है, माने रैंक ऑफ ए को रो ऑफ ए भी लिखते हैं। और कुछ बुक्स में आर ए, ऐसे आर लिख के नीचे सफिक्स में ए लिख दिया जाता है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए। ये सबको क्या पढ़ोगे? ये तीनों नोटेशन एक ही चीज को दिखा रहे हैं। पूरा गड़बड़ हमें दिखाई दिया बॉक्स, तो इसको ऐसे कर देना। ये तीनों चीज क्या, इसको क्या पढ़ोगे? रीड आज रैंक ऑफ ए, ऐसे पढ़ोगे तुम लोग। रीड आज रैंक ऑफ। तो कौन सा नोटेशन हम लोग यूज करेंगे? जब मैं ये दोनों को यूज करता हूँ, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ए, रो ऑफ, ये दोनों को अक्सर मैं यूज करता हूँ, मेरा ये दोनों प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छा चलो, तो ये तो डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कितना तो रो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो कौन बताएगा? इसका कोई नहीं होता, उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। तो चलो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से पूछते हैं। तो नोट या वर्किंग रूल, जो भी बोलो, वर्किंग रूल लिख रहा हूँ। वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हेडिंग लिख दे रहा हूँ। तो आराम से नोट देखो, देखते ही समझ जाओ। वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का रैंक एक लॉन्ग टाइप आता है, 5 मार्क 6 मार्क 10 मार्क का रैंक। ठीक है, या मैंने ऑफलाइन एग्जाम में। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा, इससे क्या क्वेश्चन आएगा मेरे, मैं पूरा एकदम वो भी बता दूंगा। वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाल सकेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे? फाइंड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रिलेटेड टू द मैट्रिक्स। ये स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करोगे? स्टेप वन में करोगे फाइंड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एंड स्टेप टू में क्या करोगे? काउंट करो कितना तो नॉन जीरो रो है, वो है रैंक। तो रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द मैट्रिक्स। बस खत्म, कुछ नहीं। मैं बोल रहा था ना, मैं इक्वल मैट्रिक्स अगर कर दिया ना दुनिया का, ये चैप्टर 677 40 मार्क्स तुम लोग फटाक से कर लोगे और स्पीड में। रैंक कैसे मिलेगा तुमको? पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाल दो। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में काउंट करना कितना को नॉन जीरो रो है, याद रखना नॉन जीरो रो, कितना को नॉन जीरो रो है वही है रैंक। ठीक है, तो ये है, ये वर्किंग रो, इससे फटाफट निकल जाता है रैंक। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ही पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज डायरेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। तो पहला प्रॉपर्टी है रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक, कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट इज
रैंक ऑफ ए जितना होगा, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी उतना होगा। ठीक है, कहने का मतलब रैंक, हाँ ये रैंक पढ़ना, रो नहीं पढ़ना। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ए अगर मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, देन ठीक है, लेट ए एंड बी बी एनी मैट्रिक्स, ए एंड बी बी एनी मैट्रिक्स, तो ये सब प्रॉपर्टी है ना। रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए जितना होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी उतना होगा। ट्रांसपोज तो सब कोई जानते हो, ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, रोज को सब कॉलम कर दो, कोई भी मैट्रिक्स का सारे रो को कॉलम कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस देखना नोट में, उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखना। तो रो रैंक इक्वल टू कॉलम। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो ए बी इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, मैं तुम लोगों को लिखाया हूँ, पहले भी दिखाया हूँ। ए बी, ए इंटू बी, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए बी मल्टीप्लीकेशन में ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। इसीलिए इसको भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। देन तो हैंस, हैंस लिखते हैं देन, इसीलिए हैंस रैंक ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी भी होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ ए जितना होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज जितना होगा, अर्थात रैंक ऑफ ए बी जितना होगा तो रैंक ऑफ ए बी का ट्रांसपोज होता है। ऐसे नहीं लिखते हैं, और तुमको दिमाग में और अच्छा लगेगा, याद करने में और अच्छा लगेगा, और उसी हिसाब से लिखा। तो रैंक ऑफ ए बी ऊपर नोट के अनुसार, मैंने नोट नंबर 1 के अनुसार अभी करिए, ऊपर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक का जो एक नंबर पॉइंट को देखो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, तो रैंक ऑफ ए बी जितना होगा रैंक ऑफ ए बी का ट्रांसपोज भी उतना होगा। तो रैंक ऑफ ए बी का ट्रांसपोज की जगह पर हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसीलिए ये दो सेकंड पॉइंट को याद नहीं करने से भी चलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक का जो सेकंड प्रॉपर्टी को याद नहीं करने से चलेगा, सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को याद रखना, उसी को ही बेस करके सेकंड प्रॉपर्टी लिखा गया। फिर भी लिख दिया हूँ, एक जगह पर काम देगा। और रैंक में और क्या पूछा जाता है एमसीक्यू में, रैंक में और एक चीज पूछा जाता है, रैंक ऑफ ए इंटू बी, मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। मैंने रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी का कितना कितना वैल्यू है, वो दोनों से भी मिनिमम, वो दोनों का मिनिमम कितना होगा, मिनिमम है 2, मिनिमम ऑफ 2 3 कौन होता है 2, 2 एंड 3 में से मिनिमम कौन, छोटा कौन 2। तो ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, लेस और इक्वल टू 2। तो नहीं लिख रहा हूँ, तो उसको सिर्फ ये है रैंक ऑफ ए बी, याद रखना रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। इसको बेस करके एमसीक्यू हजार हजार एमसीक्यू, लाखों करोड़ों एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये प्रॉपर्टी को बेस करके। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन में ज्यादा ये नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज को लेते हैं। प्रॉपर्टीज को याद कर लिया, वो करोड़ों मैंने एग्जाम्पल हम लोग एमसीक्यू का आंसर दे सकते। 4 नंबर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बोलते हैं सिल्वेस्टर्स, सिल्वेस्टर्स
इनइक्वालिटी, सिल्वेस्टर बोल के एक मैथमेटिशियन, उसका इनइक्वालिटी क्या है? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल टू, ये तो ऊपर में लिखते हैं मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, तो क्या बोलते हैं? सिल्वेस्टर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो यहाँ एन क्या चीज है? हम जो स्मॉल एन लिखे हैं ये ऐसा है, देखो इफ ए एम क्रॉस एन वाला मैट्रिक्स है एंड बी एंड एंड बी एन क्रॉस सपोज बी टू मैट्रिक्स कर दिया। अब पता चला एन क्या चीज है? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन एंड बी का ऑर्डर है एन क्रॉस बी, तो अब ना ए इंटू बी संभव है, ठीक है ना? ए बी हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब संभव होता है? व्हेन multiplication of two matrices is possible, when multiplication of two matrices is possible, then the order of A should be n cross n and B should be n cross b, ठीक है? तब जाके मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। ये तुम लोग जानते हो, ये दोनों चीज जब इक्वल होता है, ये भी n और ये भी n जब होता है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो ये जो n है ना, वही n को यहाँ सिल्वेस्टर से इक्वालिटी में लिखा गया है, ठीक है? तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ए बी लेस और इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल रहा है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कमा रैंक ऑफ बी। तो ये याद रखना, ये सिल्वेस्टर से इक्वालिटी होता है। रैंक का और रैंक में क्या चीज है? हाँ, 5 नंबर प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 5 नंबर एक प्रॉपर्टी भी है रैंक का, वो भी लिख दे रहा हूँ, उसको बेस करके भी कभी कभी आता है एग्जाम में एमसीक्यू। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज द जीरो मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स। तो दुनिया में कब रैंक जीरो होगा? कौन सा मैट्रिक्स का रैंक जीरो होगा? सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो है और दुनिया में कोई मैट्रिक्स का रैंक जीरो नहीं होता, जीरो से बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये तो हो गया, काम खत्म, थ्योरी इज ओवर। अभी चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर, क्या क्या होमवर्क करना है? होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 प्लस क्वेश्चन नंबर 9 to 17 प्लस क्वेश्चन नंबर क्या है 18 to 25, 18 to 25। बट अभी हम लोग जितना पढ़े हैं 18 to 25 अभी मत करो, नेक्स्ट क्लास करो, नेक्स्ट क्लास करो, ये अभी नहीं पढ़ाया हम इसका। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क दिखा चुके हैं। ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 to 17 क्या है? ये है रैंक निकालने के लिए बोला है, फाइंड रैंक। तो 3 वैरायटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक। क्वेश्चन नंबर 9 to 17 है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। 18 to 25 है, जो है वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। वो क्या है? वेक्टर स्पेस, बीएफ, बेसिस डायमेंशन, बेसिस एंड डायमेंशन, तो वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा उसमें कॉन्सेप्ट आप सब हैं, तो बहुत टाइम लगता है, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो इतना बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, और उसमें से सिर्फ एक दो हमारे एमसीक्यू आता है एक क्वेश्चन से, इसमें से सिर्फ ओनली 1 शॉर्ट टाइप आता है। तो अगर टाइम नहीं मिलेगा और उसको नेक्स्ट एग्जाम के टाइम तो इसको छोड़ सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 to 25 को छोड़ सकता है।
लेकिन छोड़ने की बात अभी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सब कर चुके हो ऑलरेडी, मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास, एक्सरसाइज से भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। आज हम लोग रेंज से क्वेश्चन करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 to 17 अभी करेंगे तुरंत। और कुछ क्वेश्चन मैं अभी करूंगा, कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ दूंगा। देखो 9 to 17, देखो कितना होमवर्क दे रहा हूँ आज तुम लोग को। होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 to 17 रैंक का, और उसमें से भी 9 to 17 में तो अभी तुम्हारे सामने 2-3 तो कर चार 3-4, तो टोटल 9 to 17 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 में से अभी 4-5 तो मैं कर दूंगा, तो और 4-5 तो ही तुम लोग को दूंगा होमवर्क दे रहा हूँ। तो सब कोई प्रॉमिस करो मुझे करके दिखाओगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से पहले, मैंने आज शाम को दिखाओगे, रात को दिखाओगे, ठीक है। 9 to 17 करके मुझे आज रात को दिखाओगे। इतना भी टोटल 5 क्वेश्चन, 5-5 मिनट 25 मिनट तुम लोग पढ़ोगे रात को। 25 मिनट नहीं पढ़ सकते? कौन नहीं पढ़ सकता हाथ उठाओ। हाथ उठाने से मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पढ़ सकते हो ना 25 मिनट? हाँ सर। हाँ जरूर। तो देखो रैंक अभी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द, देखो जितना नोट लिखा हो ना, नोट के अंदर नोट, उसको अगर जान लिया ना 1 सेकंड में कर लोगे सारा। तो चलो। अरे अच्छा, रैंक के लिए मैं तुम लोग को क्या वर्किंग रूल दिया हूँ ये चीज देखो, सबको स्क्रीन देखो। यहाँ वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा है। क्या करेंगे? स्टेप 1 बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। स्टेप 2 बोल रहा है रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द मैट्रिक्स। सर हाँ, सर वो बिना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का कैसे कर सकते हैं, होगा सर? बिना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का बताया नहीं ना, भूल गया थोड़ा सा यहाँ और कहाँ थोड़ा थ्योरी कहाँ लिखूंगा, हर जगह भी लिखना चाहिए था मुझे, भूल गया। देखो एक वर्किंग रूल यहाँ है, वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें क्या है, यही लिख देता हूँ, ठीक है। ये है पहला, एक बॉक्स बना देते हैं इसको। ये एक मेथड है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वाला मेथड एक मेथड है, ये एक मेथड। और दूसरा मेथड है और लिखते हैं, इट इज द साइज ऑफ, it is the size of highest, it is the size of highest order non-zero minor, highest order minor whose determinant is non, highest order minor with non-zero determinant, whose determinant is non, determinant is non-zero। तो इसको भी एक बॉक्स बना देता हूँ, ये भी एक मेथड है जानने के लिए, रैंक जानने के लिए ये एक मेथड है। दोनों को तुम लोग लिखना अलग अलग नोट में सुंदर से लिखना। मैं 2 बॉक्स कर दे रहा हूँ, यहाँ छूट गया था तो उसके नीचे और जगह भी नहीं है लिखने के लिए, तो यहाँ और करके मैं और एक मेथड लिखा। दोनों बॉक्स दो मेथड है, एक मेथड है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वाला और दूसरा है लिखा हूं इट इज द साइज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर व्हिच डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। अभी मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं, दोनों मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड अभी सिखा दूंगा तुम लोग को, तो जो तुमको मर्जी वो करो। और सबसे बेस्ट है अगर मैट्रिक्स बहुत बड़ा है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का हेल्प लेना हमेशा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पहले करते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ ए, या ए इक्वल टू दिया गया है ए एक मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? 8 माइनस 4 8 माइनस 4 माइनस 2 1 6 माइनस 2। यह है क्वेश्चन, इसका रैंक निकालो बोला है। चलते हैं क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ही करते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड से पहले मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को रहने, और एक बार लिख रहा हूँ।
8 माइनस 4 माइनस 2 1 6 माइनस 3। तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ढूंढते हैं। ये तो बनाते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। सबसे छोटा कौन है, देखो माइनस 2 1, तो ये इसको पहले रो में लिख देंगे। फिर 6 माइनस 3 को लिख दे रहा हूँ, फिर 8 माइनस। देखो रो ऑपरेशन क्या क्या तुमको अलाउड है, 3 प्रकार का रो ऑपरेशन। ये मैं क्या किया, रिप्लेसिंग इंटरचेंजिंग रोज, इंटरचेंज इंटरचेंजिंग रोज, ठीक है। तो सारे कोई भी रो को कोई भी जगह पर दिखा सकते हो, फर्स्ट रो को लास्ट रो में, सेकंड रो को थर्ड रो में। लेकिन ऐसे नहीं करना, तुम में से कुछ गड़बड़ कर कभी कभी कर देते हो। रो को लेके कॉलम बना नहीं देना, रो को कॉलम नहीं बनाना, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो रो को रो ही बनाना है, लेकिन फर्स्ट रो को लेके सेकंड रो में लिख सकते हो, सेकंड रो को थर्ड रो में तुम्हारा हो। तो ये करते हैं, देखो 2 का इस 2 है, ये 6 है नीचे, तो कितना 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 0 करने में। अभी क्या करेंगे, तो इसलिए R2 को हम लोग करेंगे R2 प्लस 3R1। तुम लोग जानते हो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करने का एक संगीत में तुम लोग को बताया हूं। फर्स्ट कॉलम में 0 करना चाहते हो तो फर्स्ट रो का मदद लो। तो फर्स्ट रो है माइनस 2 लिखा है फर्स्ट रो में, एंड सेकेंड रो में 6 है, तो कैसे 0 होगा। तो फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और 6 के साथ ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 1 ये 0, और R2 प्लस 3R1, तो माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3, तो ये भी 0। उसी तरह R3, अभी R3 लिखते हैं, R3 की जगह पर ऐसे R3 प्लस 4R1 करते हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, काम खत्म। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया। देखो एक ही स्टेप में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया। देखो मुझे चाहिए था एक्चुअली फर्स्ट कॉलम में 0, लेकिन सब 0 हो गया, बहुत अच्छा है। हम लोग को एक लड्डू चाहिए था, 4 लड्डू मिल रहे हैं ठीक है ना, तो ले लेंगे ना। तो ये तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया कि नहीं, सब स्क्रीन देखो, सब स्क्रीन देखो रे। हाँ सर, बन गया। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं था, सेकंड रो में 2 0 हो गया, तो नंबर ऑफ 0 बढ़ गया। लेकिन दो 0 से ज्यादा तो 0 नहीं होगा ना कोई भी रो में, क्योंकि इसका साइज ही तो देखो कितना। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गया। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनने के बाद फिर देखो मैं पूरा लिख दिया हूँ, इधर देखो, सब स्क्रीन देखो। स्टेप 1 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। स्टेप 2 में क्या लिखा है, रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द मैट्रिक्स। अभी काउंट करते हैं कितना तो नॉन जीरो रहे, सब कोई काउंट करो। तो स्क्रीन देखो, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो बना उसमें कितना तो नॉन जीरो रो है, बोलो। 1 एक सर, वन। एक ठो रो ही, एक ठो ही रो जो कि नॉन जीरो है, और बाकी रो तो सब जीरो है। जीरो रो, जीरो रो किसको बोलते हैं, जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उसको जीरो रो कहलाता है। तो एक तो ही रो जो कि नॉन जीरो है, जितना रो नॉन जीरो रो है वही है रैंक। तो क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना आराम से सुंदर से, सिंस ओनली वन नॉन जीरो रो फाउंड इन द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ऐसे ही लिखना चाहिए एक्चुअली, माने ऑफलाइन लिखो, ऑफलाइन एग्जाम होता है। Since only one non-zero row found in the equivalent matrix, so the rank of the matrix, rank is equal to 1। आंसर, जितना ठो रो नॉन जीरो रो, सपोज 2 ठो रो नॉन जीरो होता तो रैंक होता 2, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ये मेथड सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर। देखो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करना घबराना नहीं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स सब कोई सीख चुके हो, मुझे पता है, एक दो को छोड़ के बाकी सब कोई सीख चुके हो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या कैसे निकालना पड़ता है। संगीत याद रखो, फर्स्ट कॉलम में 0 करने के लिए फर्स्ट रो का मदद लिया जाता है, सेकंड कॉलम में 0 करने के लिए सेकंड रो का मदद लिया जाता है, बात करते जाना। सब लोग जो नहीं समझ पा रहे हो मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, सुबह शाम कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन सीखो, गारंटी सीखो।
तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वाला टेक्निक तुरंत हो जाता है, गलत होने का चांसेस 0.00% होता है, अर्थात गलत होने का चांसेस ही नहीं होता इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो दूसरा मेथड में करते हैं। दूसरा मेथड भी लिखा हूँ देखो साइड में, ये बॉक्स ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स जो लिखा है ना, वो मेथड क्या लिखा है, इट इज द साइज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर व्हिच डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ। वही क्वेश्चन नंबर 9 को और एक बार लिखिए। क्या था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स था 8 माइनस ए इक्वल टू 8 माइनस 4, ये क्या था माइनस 2 1, ये क्या था 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। कोई स्टूडेंट को सपोज वो मेथड अच्छा नहीं लगता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वो ये मेथड से कर सकता है सॉल्यूशन। फाइंड रैंक, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड रैंक। देखो, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितना साइज का है, कौन बता सकता है तुम में से, 3 × 2। अब जानते हो, हाँ सर। जानते हो ना, नहीं देखो, हाँ ये सर। ऑर्डर जानते हो ना, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसको बोलते हैं, m × n को। हाँ सर। m, हाँ, पहले रो नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। तो और रैंक में एक प्रॉपर्टी तुम लोग को मैं लिखना भूल गया, कोई भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज लेस और इक्वल टू m, n। वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, याद आ रहा है तो। नंबर सा प्रॉपर्टी है 6 नंबर प्रॉपर्टी। सपोज ए इज, लेट ए इज m × n मैट्रिक्स, then rank of rank, ऐसे और में लिखते हैं, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं। देन रैंक ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या लिखा, कोई भी मैट्रिक्स अगर m × n साइज है तो उसका रैंक ना m n में से जो छोटा है उससे भी छोटा होने, उसके साथ इक्वल या तो उससे छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 6 ऊपर में जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 tells us that rank of A should be less or equal to minimum of 3, 2। minimum of 3, 2 अर्थात that means rank of A is less or equal to, क्योंकि मिनिमम ऑफ 3, 2, समझ रहे हो, मैं जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझाने के लिए लिखा है, समझे ना। मिनिमम ऑफ 3, 2, ये जो ऑर्डर है ना m × n, तो उसमें से जो छोटा है उसके साथ रैंक इक्वल होगा या तो उससे भी छोटा हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गया सबको। हाँ सर। हाँ, लेकिन ये वो मेथड नहीं है, माने जिस मेथड में रैंक निकाला जाए वो ये मेथड नहीं है। जस्ट एक प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैं बताने जा रहा था तो देख लिया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। ये तो एक नोट है, यहाँ सॉल्यूशन को नीचे देखते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट, ये सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट एक इसको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 को तो समझा रहा है। ये वो मेथड नहीं जिस मेथड में रैंक निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का रैंक निकालेंगे आगे देखो, दूसरा एक मेथड से मैं दिखा रहा हूँ। तो जो मैट्रिक्स है इसमें से 3 × 3 साइज का डिटरमिनेंट निकल सकता है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिटरमिनेंट जानते हो ना, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होता है। सुन रहे हो सभी, हाँ सर। डिटरमिनेंट यस सर। सुनो, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होता है, लेकिन ये ए मैट्रिक्स क्या स्क्वायर ऑर्डर है क्या, देखो नहीं है क्वेश्चन सर। में नहीं है। तो इससे कौन कितना स्क्वायर ऑर्डर का मैक्सिमम साइज का डिटरमिनेंट निकल सकता है, 2 × 2 का। तो इससे देखो 8 - 4 - 2 1, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये हो गया 8 - 8 0 हो गया। तो दूसरा 2 × 2 निकालते हैं, -2 1, देखो -2 1 6 - 3, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं
6 माइनस 6, तो ये भी 0। और एक तो संभव था, और एक तो 2 + 2 क्या मिल सकता है, 8 माइनस 4, 6 माइनस 3। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये हो गया -24 प्लस 24, तो ये भी 0। तो देखो ये मैट्रिक्स से जितना 2 + 2 साइज का डिटरमिनेंट निकल सकता था, इतना डिटरमिनेंट निकल सकता था 2 + 2 साइज का, सबका डिटरमिनेंट हम लोग चेक कर लिया, 0 मिला। तो इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, 2 नहीं होगा। क्यों, ये बोला था, यहाँ देखो, जो मैक्सिमम रैंक क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ दैट मैट्रिक्स हो गया डिटरमिनेंट सब। इसका मतलब रैंक 2 नहीं होगा, तो रैंक क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, रैंक 1। तो रैंक होगा 1 आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। सर हाँ और एक बार बता दीजिए ना। हाँ, और एक बात देखो, इसमें कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें से जो बड़ा साइज का डिटरमिनेंट निकल सकता है, जिस नॉन जीरो, मैंने इतना, जो सबसे बड़ा साइज का डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, वो साइज को बोलते हैं रैंक, वो साइज को बोलते हैं रैंक। यहाँ जैसे कि ये मैट्रिक्स में सबसे बड़ा साइज का डिटरमिनेंट कौन सा निकल सकता है, 2 + 2। तो हम लोग इसीलिए 2 + 2 डिटरमिनेंट सब देखे, नॉन जीरो डिटरमिनेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब जीरो निकल जा रहा था। तो इसका मतलब अगर नॉन जीरो निकला होता, ये जो 2 + 2 डिटरमिनेंट हम लोग निकाले, उसमें से कोई एक नॉन जीरो निकल जाता, तो हम लोग लिखते रैंक इज 2। नहीं निकला तो रैंक इज 1, क्योंकि उससे कम तो नहीं होगा, रैंक 0 तो नहीं होगा, रैंक हमेशा एक इंटीजर होता है, तो 0 नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाया हूँ नोट में कि रैंक उसका ही 0 होगा जो जीरो मैट्रिक्स होगा। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है, और बाकी सब मैट्रिक्स का दुनिया में 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, अर्थात 1 या तो 1 से बड़ा होता है। दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स का रैंक 1 या तो 1 से बड़ा होता है, 0 सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का होता है। तो इसका मतलब रैंक इज 1। ठीक है, समझ में आया। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों मेथड से मैं कर दिया। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग अभी समझ जाओगे। सर हाँ अगर स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो मतलब एक ही बार निकालेंगे ना उसका वैल्यू। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक ही बार में, वो अगर वो बड़ा सा जीरो हो गया या नॉन जीरो हो गया तो खत्म। अगर जैसे और एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, सुनो, और एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, देखो अब एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल खुद से मैं लिखता हूँ। एक मैट्रिक्स सपोज ए इज 1 2 3 4 6, यहाँ कुछ अलग दे देते हैं, 4 5 7, एक मैट्रिक्स है, लेट करिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले ई के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, सॉल्यूशन माने फास्ट मेथड तो सब कोई जानते हो। अच्छा, इसका भी दोनों मेथड से मैं करता हूँ, इक्वलेंट मैट्रिक्स से पहले करते हैं। तो 1 2 3 4 5 7 2 4 6, पहले इक्वलेंट मैट्रिक्स करता हूँ, फिर दूसरा मेथड भी करूँगा, देख लेना। तो यहाँ पहले R2 की जगह पर लिखेंगे R2 माइनस 4R1, 1 2 3 ये 0 -3 7 -12 -5। देन R3 की जगह पर लिखेंगे R3 -2R1, तो ये 0 ये 0 ये 0। तो इक्वलेंट मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, सब देखो, स्क्रीन देखो, ये इक्वलेंट मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बना रे, हाँ सर। बन गया। ये इक्वलेंट मैट्रिक्स है, बन गया, इक्वलेंट मैट्रिक्स बन गया। तो अभी कंक्लूजन क्या लेंगे इक्वलेंट मैट्रिक्स का, हाउ मेनी नॉन जीरो रो आर देयर, अभी बोलो सब कोई, हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर बोलो। दो टच। दो हो गया, तो रैंक हो गया 2, सीम्स, लिख रहा है, सीम्स देयर आर टू नॉन, टी डब्ल्यू लिखता हूँ मैं, तो क्या लिखने का, देयर आर टू नॉन जीरो रो rows found in the equivalent matrix,
So, rank is 2. So, rank of the matrix A is 2. आंसर। इसी मैट्रिक्स को दूसरा मेथड में करते हैं, और सेकंड मेथड में कर रहा हूँ, और सेकंड मेथड, और फिर से लिखते हैं 1 2 3। तो क्या क्या था क्वेश्चन, 2 4 6 4 5 7, 2 4 2 4 6 4 5 7, ये मैट्रिक्स था। देखो इसको नेक्स्ट दूसरा मेथड से करते हैं, 1 2 3 4 5 7 2, ये मन से मैं दिया हूँ। देखो ये मैट्रिक्स को क्या करोगे, सॉल्यूशन रेंज निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना, सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट क्या नहीं बन सकता है बोलो। ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो, ये मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सा साइज का डिटर्मिनेंट सबसे बड़ा साइज का होगा बोलो। 3 × 3 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 7 2 4 6, ये जो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट से पहले शुरू करना। तो अगर 0 हो गया तो फिर उससे छोटा साइज का डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट पहले देखो। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना सबको, आता है कि नहीं भाई? 3 + 3 का, हाँ। तो 1 इंटू ये क्या होगा, 5 इंटू 6 30 माइनस 28 माइनस 2 इंटू क्या होगा, 4 इंटू 6 24 माइनस 14। देखो मैं कभी कभी गलत भी होता है। 3 इंटू 4 इंटू 4 16 माइनस 10, तो ये हो गया 30 माइनस 28, तो 2 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 10 इज 6, तो ये हो गया 2 माइनस 20 प्लस 18, तो 18 प्लस 2 इज 20, 20 माइनस 20 इज 0, 0 हो गया। लेकिन हम लोग को क्या ढूंढ रहे, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ये मेथड में नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो बड़ा साइज का नॉन डिटर्मिनेंट, सुनो ध्यान से सुनो, जो बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ उसका साइज को कहेंगे रेंज, उसका साइज को। तो यहाँ देखो सबसे ये जो ए मैट्रिक्स जो देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारे सामने दिख रहा है, वो मैट्रिक्स से सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट कौन सा साइज का बन सकता है, 3 × 3 साइज का। तो उसका डिटर्मिनेंट देखो 0 हो गया। अगर नॉन जीरो होता तो हम लोग बोलते रैंक इज 3, क्यों, ये इसका साइज है 3 × 3, इसीलिए रैंक होता 3। अगर नॉन जीरो होता तो, लेकिन 0 हो गया, इसीलिए हम लोग क्या ढूंढेंगे अभी, अभी नेक्स्ट उससे छोटा साइज का डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। जैसे कि 1 2 4 5, ये एक डिटर्मिनेंट है, बन सकता है कि नहीं। ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स से ये जो इतना इतना, ये 2 × 2 बन सकता है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो इसका 5 माइनस 8 माइनस 3, तो नॉन जीरो आया। देखो नॉन जीरो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो आया, लेकिन उसका साइज कितना था, 2 × 2। ये जो डिटर्मिनेंट देख रहे हो ये 2 × 2, इसीलिए रैंक होगा 2। सो रैंक इज 2। क्या लिखूंगा, कंक्लूजन लिख दे रहा हूं तो तुम लोग को समझ में आएगा। कंक्लूजन को सिंस, so since the maximum size of the non of the determinant or minor जो भी बोले, of the minor whose determinant is non-zero, minor of the minor whose determinant is non-zero is 2, so rank is 2. Rank of the matrix A is 2, आंसर। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से जो बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, वो उसका डिटर्मिनेंट ढूंढना। अगर वो नॉन जीरो है तो उसका साइज हो जाएगा रेंक। अगर वो जीरो है तो उससे छोटा साइज का फिर डिटर्मिनेंट सब ढूंढना, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ बहुत देखो, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। ये मेथड ये अच्छा इसलिए है कि छोटा छोटा मैट्रिक्स है, तो ये मेथड में कर लेना अच्छा है, माने अप टू 3 × 3 ये मेथड से अच्छा लगता है, जल्दी निकल जाता है। लेकिन
और अगर 4x4 मैट्रिक्स है या तो 4x5 मैट्रिक्स है या 3x4 मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स सब है, तो बेटर यू डू यूजिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हो गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? है यार दोनों हाँ मेथड? सर। हाँ सर। सब सुनो सुनो सपोज और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सर हाँ सर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर हाँ सकते हैं सर? हाँ हाँ, ये खत्म हो गया, आज के लिए खत्म। सबको हाँ समझ में सर। आया ना? हाँ तो सर। हाँ, सबको समझ में आ गया होगा, तो गारंटी। तो अभी तुम लोग को आज रात को तुम लोग मुझे होमवर्क दिखाओगे इसका, क्वेश्चन नंबर 9 to 17, 9 to 17, ठीक है? तो सब करोगे मुझे पता है, तो कोशिश करो सब करने के लिए। तो सब तुम लोग क्या करो, दोनों मेथड में करना। इक्वल जो बड़ा साइज का है तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से करो, छोटा साइज है तो डिटरमिनेंट वैल्यू से, डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, रैंक भी हो गया। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फिर, देखो क्या डाउट होगा तुम लोग का। मैं आज इतना भेज दे रहा हूँ सबको। कितने प्रेजेंट हो आज? बहुत कम, 25%। स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.